अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th बोर्ड के लिए जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपको खुद से सिलेक्ट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो आप लोग को अभी जो क्लास अभी चला रहे हैं उसमें बताने वाले हैं कि आप 50 ऑब्जेक्टिव मैथ का आसानी से कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जगह जैसे कि यूट्यूब पर भी कोई कोई लिंक कुछ लड़का लोग शेयर कर देते हैं कि ये देखिए वो देखिए, मतलब इस वीडियो को देखिए, चाहे क्लास में भी कभी कभी लोग लाकर दिखाते हैं कि देखिए कि कितना बकवास तरीका से है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया, इसका ऑप्शन कोई भी 4 दे दिया गया, A B C D ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिया गया। अब उसमें वो लोग क्या करेगा कि सीधे क्वेश्चन लिखा रहेगा और कहेगा हाँ ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। फिर उसी तरह से 2 नंबर में ABCD दिया हुआ है, बोलेगा कि 2 का C आंसर हो गया, और उसमें कुछ समझाएगा भी नहीं कि मतलब उसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। कम से कम ये भी तो बताना चाहिए कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसमें प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो होगा इसमें सॉल्व करके एक तरीका से बताया जाएगा कि कैसे हम लोग उसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर रट के जाते हैं तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन के बदले दूसरा क्वेश्चन दे दे, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। या अगर जब समझाया जाता है तो उससे बेनिफिट क्या है कि आप कोई क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस जो एक्सप्लेनेशन है उस पर आधारित कोई ऑब्जेक्टिव दे सकता है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए अब हम लोग समय नहीं बर्बाद करें और सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन में चले आए, और इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। नहीं तो बीच में से अगर आप वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते बीच में से फिर छोड़ दे रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे कि कोई इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता रहे हैं और फिर बाद में वो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है जब आप छोड़ के चले जाएं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि 10th क्लास का आपको एग्जाम देना है 2023 में, और ये 2023 का एग्जाम जो है 14 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, मैथ का एग्जाम जो होगा वो 14 फरवरी को होगा। आज 5 तारीख है, फरवरी का 5 तारीख हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि अभी आप लोग केवल मेरे लिए तो बैठे नहीं होंगे, या कोई भी जो भी चैनल चला रहे हो उनके लिए तो केवल आप लोग बैठे नहीं होंगे कि कोई इस प्रकार का एक वीडियो आएगा तो हम लोग पढ़ के एग्जाम दे देंगे। स्वाभाविक सा बात है कि आप लोग पहले से भी कुछ पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि तैयारी में कुछ कमी रह गया हो, तो इस वीडियो से आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आइए अब हम लोग बिना समय कुछ बर्बाद किए क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग फिर कमेंट्स में डालिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो उसका दोबारा से वीडियो बनाकर समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए हैं और उसी क्वेश्चन को आप लोग को समझा रहे हैं, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन है 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल कौन सी संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऑप्शन में दे दिया है परिमेय, अपरिमेय, सी में दे दिया जाए ए और बी दोनों, और डी में दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। ऐसे हम लोग लिख दिए। आप लोग को इसमें से चुनना है कि ये जो 2 अपरिमेय संख्या है, क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें से जो करनी है वो समाप्त नहीं हो रहा है। 2 + √3, तो यहाँ पर ये करनी जो है इसमें से समाप्त नहीं हो रहा है। जब रूट खत्म नहीं होता है तो उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या भी अपरिमेय है और ये वाला भी संख्या जो है अपरिमेय है। अभी दोनों अपरिमेय संख्या को जब हम लोग गुना कर देंगे तो ये जो गुणनफल प्राप्त होगा, हम लोग को बताना है कि ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, या परिमेय अपरिमेय दोनों हो जाएगा, सी में है कि और भी दोनों, मतलब दोनों हो जाएगा, या डी में है कि कोई नहीं। इसमें से हम लोग को बताना है कि ये कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो आप लोग
इसको समझिए कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। अब बाकी में जैसे है कि लोग सीधे सीधे आंसर मारेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या हो गया। अब बताइए कि उससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इस पर अगर अंक बदल दिया तो अब आप कैसे बनाइएगा? तो समझे हुए रहिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ जैसे संख्या लिखा है 2 + √3 इंटू 2 - √3 ऐसे लिखा हुआ है। इस 2 को हम लोग a मान लें और √3 को b मान लें। तो यहाँ पर भी 2 है तो 2 को हम लोग a माने थे तो यहाँ पर भी a होगा, √3 को b माने हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा? b होगा। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर भी a + b इंटू a - b दे रहा है तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? 4 आया, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में कोई भी हो उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे सीधे सीधे ये रूट से बाहर निकल जाता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अगर √5 होता इसका स्क्वायर करते तो 5 आ जाता, √2 रहता, √2 का स्क्वायर करते तो 2 आ जाता। मतलब कोई भी संख्या अगर रूट में हो अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या होगा? वो रूट से बाहर चला आएगा। तो हम लोग यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3, 4 में से 3 को घटा लेंगे, 1 आ गया। तो ये जो 1 आया तो 1 इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा संख्या है? तो आप लोग को भी पता है कि ये जो 1 दिया हुआ है ये कौन सा संख्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? a। यानी कि ये जो संख्या बनेगा दोनों का गुणनफल वो कौन सा संख्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। यहां तक क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हैं? अब आप ये जानते हैं कि इस 1 को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं, इस 1 को पूर्ण संख्या भी हम लोग कह सकते हैं, इसको पूर्णांक संख्या भी कहा जा सकता है, इसी संख्या को हम लोग विषम संख्या भी कह सकते हैं। आप लोग को पता है ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनते रहिएगा, इसमें से भी अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक कौन सा संख्या है? तो गिनती का भी संख्या है, तो एक गिनती का संख्या है, इसलिए इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। एक जो है गिनती का संख्या है इसलिए हम लोग इसको एक को हम लोग कौन सा संख्या कह सकते हैं? तो प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि गिनती हम लोग कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती गिनते हैं, तो ये प्राकृत संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 ... तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें 1 जो आया ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो 1 जो हो गया ये पूर्ण संख्या भी है। अब यही जो प्राकृत संख्या का धनात्मक या ऋणात्मक रूप होता है जिसमें 0 भी आ जाता है, तो वो कौन सा संख्या होता है? पूर्णांक होता है। प्राकृत संख्या का धनात्मक रूप है और इसमें हम लोग ऋणात्मक रूप ले लिए -1 -2 इस प्रकार से, और इसमें 0 को शामिल कर लिए। ये जो संख्या बना पूर्णांक संख्या भी है। तो यहाँ पर 1 जो है ये पूर्णांक संख्या भी तो है, तो हम लोग 1 को पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। और आप लोग को ये भी पता है कि कोई संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 इस प्रकार का ये जो संख्या बना ये कौन सा संख्या हो जाएगा? तो विषम संख्या भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूर्णांक भी है विषम भी है। तो ऑप्शन में मतलब इसमें परिमेय दिया है, प्राकृत भी दे सकता था, पूर्ण संख्या भी दे सकता था, पूर्णांक संख्या भी दे सकता है, विषम संख्या भी दे सकता है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते थे। मान लीजिए कि यहाँ पर दे देता कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर परिमेय दे देता। फिर बी में हो सकता था दे देता कि प्राकृत संख्या, सी में इसमें से कोई उठा के दे देता, मान लीजिए कि विषम संख्या, और उसके बाद दे देता सभी। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया? तो हम लोग को ये सभी संख्या ना प्राप्त हुआ, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? तो सभी पर हम लोग टिक करते। ठीक है, यहां तक आप लोग बात समझ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगर कोई चाहता तो अगर उसको फॉर्मूला याद नहीं है इसमें, तो वो इसको गुना करके भी बना सकता था। चलिए उसको गुना करके भी हम बता दे रहे हैं कि गुना करके हम लोग कैसे बनाते हैं अगर फार्मूला याद नहीं होता तो। इसमें जैसे 2 संख्या ये जो दिया हुआ है 2 + √3 इंटू 2 - √3, हम लोग क्या करेंगे? इसको लेकर इस पूरा में गुना करते हैं, यानी कि 2 को लेकर हम लोग इस पूरा में
गुना करेंगे, फिर इसका जो चिन्ह है +√3 इसको हम लोग एक साथ लेकर इस पूरे में गुना करेंगे 2 माइनस √3 में, ऐसे हम लोग गुना किए। अब 2 से 2 में गुना होगा तो 4, इससे गुना होगा -2√3, इससे हम लोग इसमें गुना करते तो 2√3 आता और √3 और -√3 गुना होकर -3 हो जाता, तो माइनस और प्लस को हम लोग काट देते, 4 में से 3 घट जाता, कितना आता 1, तो ये कौन सा संख्या आया, परिमेय आया। तो हम लोग चाहते तो अगर a² - b² का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग ऐसे साधारण गुना करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समझ में आ ही रहा होगा, अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो। अब पहले से पूरा का पूरा अगर चौपट होंगे तो वो तो अब एक क्लास में आप लोग पूरा समझ नहीं पाइएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है, इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां जैसे जो बहुपद दिया हुआ है इसके बराबर में हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग इसका शून्य कहेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये समझिए कि इस x को हम लोग चर राशि कहते हैं और चर राशि का जो अधिकतम घात होगा उसको हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। तो ये जो यहाँ तक दिया हुआ था बराबर 0 पहले नहीं था तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, अगर वहीं बराबर में 0 दे दिया जाए तो इसको हम लोग समीकरण कहेंगे। तो अभी चर राशि कहाँ कहाँ यूज हुआ है, x यहाँ पर आया और x यहाँ पर आया है, तो जहाँ चर राशि आएगा उसमें चर राशि का जो अधिकतम घात होता है उसको हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 छिपा हुआ है, 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, इसलिए इस बहुपद का नाम द्विघात बहुपद दिया गया। अगर घात 3 सबसे बड़ा होता तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते। बात समझ रहे हैं ना। अब इसका शून्यक निकालना है, हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे, x² + x - 20 इसको हम लोग बराबर 0 किए। अब इसके बाद हम लोग इसको शुरू वाले को लास्ट वाले को जैसे है वैसे हम लोग यहाँ पर छाप दिए। अब क्या करेंगे, इसको प्लस और माइनस में तोड़ेंगे, घटा कर लाना है 1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और गुना करके लाना है 20, तो हम लोग इसको 5x और 4x में तोड़ देंगे। अब गुणनखंड के लिए स्पेशल एक अलग वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को गुणनखंड पूरा रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर गुणनखंड जो पहले से जानते होंगे उनको तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो स्पेशल गुणनखंड के लिए अलग से वीडियो बनाकर डालना होगा, नहीं तो केवल गुणनखंड ही अगर बताएं तो इसी में 1 घंटा के करीब में लग जाएगा अच्छा से गुणनखंड सीखने में। तो अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, तो जिनको आता है गुणनखंड वो इसको पहले समझ लीजिए और फिर हम ये भी बताएंगे कि इसको ऑब्जेक्टिव में हम लोग जल्दी कैसे बना लेंगे, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग x कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब इसमें से -4 अगर कॉमन ले लेंगे तो x और प्लस कितना होगा 5 बराबर 0। अब x + 5 दोनों में है, इसको हम लोग बाहर कर लिए x + 5 को, तो यहाँ x - 4 बराबर 0, तो इसलिए x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, +5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया -5, और फिर वही काम हम लोग इधर वाले के साथ करेंगे। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो -4 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +4। यहाँ तक बात आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका आंसर जो है -5 और 4 होगा, कहाँ दिया है सी में, तो इसका आंसर कौन हो गया -5 और 4। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना लंबा चौड़ा आप नहीं काम करना चाहते हैं, सीधे आप आंसर ही लिखना चाहते हैं, तो ऐसे आप समझिए x² + x - 20 दिया है, इसका हम लोग सीधे गुणनखंड तोड़ेंगे कि कितना कितना में टूट रहा है। तो ये 5 में से हम लोग अगर 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना में टूटता है उसका चिन्ह सीधे बदल के लिख देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो 5 प्लस में इसका चिन्ह हम लोग लिख देंगे माइनस में, और माइनस वाला जो है 4 इसका चिन्ह बदल के लिख देंगे प्लस में, यानी कि 5 और 4 -5 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सीधे सी आंसर हो गया। अब इतना काम आपको करने का कोई काम नहीं है, सीधे तोड़िए कि कितना कितना में टूट रहा है, उसका चिन्ह बदल के और तब बना दीजिए, ठीक है। यहाँ बात समझ गए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है
पूरा ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग, कि फिर एग्जाम में जाके दिक्कत नहीं हो कुछ भी। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px, क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें बताना है कि क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, कितना है ऑप्शन ए में है 5/2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है -5/2। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 5/12 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12/5। ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो भी डाले हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि बोर्ड में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है उसका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा, उससे भी काफ़ी फायदा होने वाला है। इसमें है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 दिया है, इसका 2 शून्य का अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसमें a का वैल्यू कितना दे दिया है तो 2, b का वैल्यू कितना दिया है तो b का वैल्यू दे दिया है 5 और c का वैल्यू कितना दिया है तो -12 दे दिया है। यहाँ तक बात आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। यहाँ माइनस लिखे, b का मान कितना लिखेंगे 5 बटा a का मान कितना लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 2। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना गया -5/2। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो गया बी, यानी कि -5/2 आ गया। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो ये ए हो गया। एक्स के बगल वाले को हम लोग बी कहते हैं, तो एक्स के बगल में कितना दिया है 5, तो हम लोग यहाँ पर बी का मान 5 ले लिए। जो अचर पद होगा जिसके साथ कोई चर नहीं लगा होगा उसको सी कहा जाता है। सी का वैल्यू कितना दे दिया -12 लिख दिए। अब इसका शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस की जगह पर माइनस लिखे, b के जगह पर 5 और a के जगह पर 2, तो बटा में आ गया 2। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए, और भी बहुत सारा वीडियो है इसमें। अगर कंसेप्ट अगर अच्छा चाहते हैं तो मैथ का और भी चैप्टर का वीडियो है, उसको भी आप लोग देख लिया कीजिए। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग वीडियो बना के डाले हैं। एक दिन लाइव आकर प्रयास किया गया था पढ़ाने का, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा जो 2023 में पूछा जा सकता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बता दिए थे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। और जो उस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो उससे आपका एग्जाम में कम से कम 15 से 18 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को देख सकते हैं। त्रिकोणमिति से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, समांतर श्रेणी से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, बहुपद का वीडियो है, द्विघात समीकरण का वीडियो है, बहुत सारा वीडियो है। तो आप लोग बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी ये जो चल रहा है ये मिसलेनियस चल रहा है, प्रत्येक चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव का, और उसी ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं। और इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन है जैसे अल्फा बीटा बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है। ठीक है, क्वेश्चन में है यदि अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा बहुपद दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, के शून्यक है, के शून्यक है के शून्यक हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है, सी में दिया है -4 और डी में 1, और डी में 1 दिया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और भविष्य में भी आने का संभावना है। ठीक है, कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालें। ये सब जो पहले से जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी ये सबको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होगा तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 है, तो ए का मान 1 आ गया। एक्स के बगल वाले को बी कहते हैं, तो यहाँ पर बी का मान 4 आ गया। जो अचर पद है उसको हम लोग सी कहते हैं, तो यहाँ पर सी का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब हम लोग को मान निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का, 1 बटा अल्फा माइनस बी बटा सी होगा। फॉर्मूला यही होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बटा सी होगा। ठीक है, इसको याद ही रखिएगा इस फार्मूला को, क्योंकि इस फार्मूला से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो माइनस बी बटा सी याद रखिएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस बी का मान कितना आया 4 और सी का मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 बटा का 1 हट जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग कौन सा देंगे, सी दे देंगे। इसका आंसर कितना हो गया, तो -4। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत है कि कैसे माइनस बी बटा सी आ गया, तो उसको हम जो है यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि कैसे माइनस बी बाई सी आएगा इसका। लेकिन आप लोग इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब वहाँ पर अगर जाके अगर सॉल्व करने लगिए तो बहुत समय आप लोग का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको थोड़ा समझिए कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी कैसे आ जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग इसका एल्सियम लें तो अल्फा इंटू बीटा इसका एल्सियम होगा। अब इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो ऊपर में आ गया बीटा, इससे भाग लगाएंगे इसमें तो अल्फा आएगा, बीच में प्लस चिन्ह है अल्फा। तो अब इसको सजा लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा लिख दें बटा अल्फा इंटू बीटा। आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। अब एक इसको हम लोग इससे मिला देंगे, 1 नंबर को 4 नंबर से मिलाएंगे और 2 नंबर को 3 नंबर से मिला देंगे। ए से ए यहाँ पर कट गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, तो माइनस बी बटा सी आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं कि अब वहीं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना आ गया, माइनस बी बटा सी। तो आप लोग बार बार इसको निकालिएगा नहीं, फॉर्मूला याद कर लीजिए। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान माइनस बी बटा सी होगा, जिससे कि जब ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोग डायरेक्ट मान रख के उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। आज वाले वीडियो से आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। अगर पूरा वीडियो समझ लीजिएगा तो एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तक कि आप लोग में कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो समझा रहे हैं वो सब्जेक्टिव में भी देगा, तो आप लोग सब्जेक्टिव में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा से ध्यानपूर्वक अपना पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चले तो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है प्लस 6x प्लस 9k,
इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो, के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान है, तो के का मान है। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2/3, ऑप्शन सी में दिया है 2/3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -3/2। अब इसमें बहुत लोग कहीं हो सकता है कि ये पढ़ाई तो समझ में आ रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आसानी से सब जो भी क्वेश्चन अभी हम एक्सप्लेन कर करके बता रहे हैं वो सबको समझ में आ जाता है। अब इसमें अगर कोई चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हम इधर उधर का बात करें, मन लगा दें आप लोग का, तो आप लोग यानी कि जो मन लगाने के लिए आए हुए हैं वो आप लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है और इसमें हम आके आप लोग में हंसी मजाक करें और आप लोग का मन लगाएं तब आप लोग पढ़िएगा। यानी कि आप लोग क्या पता किस प्रकार के वैरायटी के व्यक्ति हैं जो 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा 15 मिनट का वीडियो देखने के लिए आते हैं और उसमें भी आप लोग का मन लगाया जाए तब आप लोग इसमें रुकिएगा। कहने का मतलब है कि 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट आप लोग का मन लगा दिए और तब 10 मिनट हम पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ा लेंगे उसमें 10 मिनट में। तो मन लगाने के लिए बहुत सारा वीडियो होता है अलग अलग, कोई शो का उसका कॉमेडी वीडियो आप लोग देख लीजिए, या आप लोग गाना यूट्यूब पर सर्च करके कोई गाना वाना सुन लीजिए, बाद में मन लगते रहेगा। लेकिन जितना देर पढ़ रहे हैं उतना देर कम से कम आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। दिया हुआ है कि x² + 6x + 9k = 0। इसमें कह रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल समान है। मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों समान है, समान मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, अल्फा इंटू बीटा का आएगा। तो पूछ रहा है कि इस समीकरण के लिए के का मान क्या होगा, यही बात है। तो इसमें ए का वैल्यू कितना है, के, x² के बगल में यही है। बी का वैल्यू कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, और सी का वैल्यू तो 9k होगा। बात यहाँ तक समझ रहे हैं। और इसमें प्रश्न में क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। हम लोग के का मान बताना है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसको हम लोग -b/a लिखे बराबर अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होगा c/a, ठीक है। अब इस a से a को काट दिए यानी कि -b = c आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ b का वैल्यू कितना है, 6, तो माइनस के जगह पर माइनस, b का वैल्यू कितना रखे, तो b का वैल्यू 6 है, 6 रख दिए, बराबर c का वैल्यू कितना दिया है 9k, तो हम लोग c का वैल्यू 9k रख दिए। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब -6 9 गुना में है, भाग में आ जाएगा, बराबर में k। अब 3 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 3 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि k का वैल्यू -2/3 आ गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, -2/3। कौन सा ऑप्शन होगा, यही बी। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगले क्वेश्चन को आप लोग समझिए। एक बार में पहले पूरा अच्छा से सब वीडियो को समझ लीजिए। अब आप लोग के पास उतना समय नहीं बचा है कि आप लोग फिर वीडियो देखिए, कॉपी में लिखिए, फिर उसको याद कीजिए। इसीलिए वीडियो पर ही बहुत अच्छा से ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और जितना देर में आप लिखिएगा उतना देर में आप लोग अगर चाहिएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो को ही देख लीजिएगा, तो उससे भी आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप लोग अच्छा मार्क्स गेन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नया क्वेश्चन अब आप लोग के सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x का पावर x + y = 2 का पावर x - y = 2 का पावर 3/2।
तो y का मान है, इसमें हम लोग को क्या करना है, y का मान निकालना है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है इसको एक्सप्लेन कर करके बता रहे हैं कि जिससे कि आपका एक ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका बाकी भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर होते जा रहा है। अब ये नहीं है कि हम आंसर में इसमें केवल टिक मार दे रहे हैं जिस तरह बाकी लोग का बनता है और जल्दी जल्दी वीडियो भगाते गए, 50-60 ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उससे कोई फायदा भी नहीं हो जाएगा। एग्जाम में आप जाइएगा तो केवल फायदा उनको हुआ है जिनका वीडियो आप देखे हैं, क्योंकि उनका टाइम ज्यादा पूरा हुआ था, आपको कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं यार। और 2 टाइप के स्टूडेंट हैं तो आपको वहीं से वीडियो पसंद आएगा कि चलिए हाँ इसका आंसर ये, उसका आंसर ये, उसका आंसर ये हो गया। तो इसमें क्या है कि आपको समझा रहे हैं तो इसमें तो थोड़ा समय लगेगा ही। तो इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं अब कि अब एक दिन में बहुत ज्यादा अगर वीडियो बनाएंगे तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत इसमें समझा के एक्सप्लेन करके तब बना रहे हैं। तो अब ये जो VVI क्वेश्चन सब है इसके लिए आप लोग में हम 4 पार्ट में या 5 पार्ट में वीडियो को पोस्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग को बाकी सब्जेक्ट के लिए भी समय मिल जाए। तो इसमें आप लोग समझिए कुछ क्वेश्चन आज बना रहे हैं, फिर कल इस तरह से पोस्ट कर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा कि अगर a का पावर m हो बराबर a का पावर n हो, अगर आप लोग घात घातांक पढ़े होंगे 8 क्लास में, तो उसमें आप लोग को पता होगा कि अगर आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो पावर पावर आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो n होगा। बात यहां तक समझ रहे हैं कि m बराबर क्या होगा, n होगा। तो हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार इसको हम लोग इसको बराबर करके लिख रहे हैं, अगर 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर 3/2, ऐसे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका आधार आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पावर पावर बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसमें x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 3/2 समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब इसके बाद फिर क्या दे रहा है, तो 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 दिया हुआ है। फिर वही बात कि आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पावर पावर को बराबर करके लिख देंगे, यानी कि यहाँ x माइनस वाई बराबर 3/2 कर देंगे, ठीक है। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लिए, फिर 2 मान लिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को मान किसका निकालना है, इसमें y का। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 3/2। यहां पर ये समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 3/2, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3/2। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा नीचे का, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस x और माइनस x कट गया। इसमें y और y को जोड़ेंगे तो 2y, यहाँ पर प्लस में 3/2 है, माइनस में 3/2 है, कट जाएगा 0। अब y बराबर 0 बटा में 2 चला आएगा, गुना में है तो भाग में आएगा। यहाँ तो बात समझ रहे हैं ना। इसमें यहाँ हम लोग जैसे लिख दें कि y बराबर 0 और बटा में 2, जो ये गुना में था वो भाग में आया तो 0 हो गया। अब यहाँ पर y बराबर कितना, 0 हो गया, ठीक है, मतलब ये गुना में था, ये भाग में आ गया। अब इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, तो 0। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूरा टाइप अच्छा से ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये नहीं कि अब अंक खोजने लगिए कि यही अंक होना चाहिए, तो हम रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। अब बाकी जो रटवाते हैं उनसे आप लोग देखिएगा कि हम वही अंक पूछा है क्या, तो वो रटवा रहे हैं और यहाँ पर समझाया जा रहा है। इसमें अंक बदलेगा, थोड़ा सा टाइप में भी अगर परिवर्तन करेगा, आप समझे हुए हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। रटने की अपेक्षा समझना ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है P/Q के रूप में लिखना है, दे रहा है कि 0.41 पर रेकरिंग दिया है, को P/Q के रूप में लिखने पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसमें 41/100
ऑप्शन बी में दिया हुआ है 41/90, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 41/99 और ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में है 41/9। तो ये जो क्वेश्चन है रेकनिंग का कि इसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए पहले से ही मतलब वीडियो बना के डाल चुके हैं। इसका टाइप बाय टाइप जब वीडियो बनाकर डाल रहे थे तो उसमें हम लोग रेकनिंग वाले क्वेश्चन को P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे उसका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका लिंक भी दे देंगे, आप लोग उसको खोल कर देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी लिंक डाल देंगे, हालांकि आप लोग चैनल पर जाके आप लोग खुद से भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे, 0.41 पर रेकनिंग है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि पहले पूरा संख्या को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा संख्या को हम लोग लिखेंगे। तो इसमें संख्या कौन है, तो रेकनिंग दशमलव भुला जाइए, 41 हो जाएगा। 0 41 करके आ रहा है तो 0 पहले में है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 41 माइनस बताए थे रेकनिंग वाला को छोड़ दीजिए, जो बच जाएगा उसको घटा लेंगे। तो रेकनिंग वाला को छोड़ दिए यानी 41 को छोड़ दिए, इसके अलावा बच गया 0 को घटा लेंगे बटा जितना अंक पर रेकनिंग रहेगा बटा में उतना 9 दे देना है। कितना अंक पर रेकनिंग है, 2 अंक पर रेकनिंग है तो बटा में 2 को 9 दे दीजिए। अब 41 में से 0 को घटाएंगे तो 41 हो जाएगा और बटा 99 यानी 41/99 ऑप्शन सी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। यहां तक बात आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेकनिंग वाला क्वेश्चन को आप लोग बदल के आसानी से बना लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है √9, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √8, ऑप्शन सी में दिया हुआ है √16 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है √25। पूछ रहा है इसमें कि कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए कम से कम जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिए कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए अगर किसी भी संख्या में से रूट जो है वो किसी भी प्रकार से अगर वो खत्म अगर हो जाए, मतलब रूट अगर हम लोग हटा लें, रूट के बाहर अगर संख्या आसानी से पूरा रूप से निकल जाए, या फिर कोई शांत दशमलव में हो। शांत दशमलव कहने का मतलब है कि जैसे कि 1.2 दशमलव कुछ स्थान तक जाके संख्या रुक गया, 1.25 ये भी दशमलव कुछ स्थान तक जाकर रुक गया, तो ये शांत दशमलव है। और एक अशांत आवर्ती हो अगर, ठीक है, अशांत आवर्ती हो, जैसे 1.333 ये बार बार आ रहा हो, ठीक है। आवर्ती मतलब वो संख्या रिपीट कर रहा हो, अशांत मतलब दशमलव के बाद भाग लगाए तो वो रुके नहीं, भाग लगते जाए, ठीक है। और आवर्ती करने का मतलब संख्या रिपीट करे। अब जैसे 1.3232 ये बार बार अगर आते हुए रहे तो इसको हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 पर रेकनिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.32 पर रेकनिंग, जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर किसी संख्या में से रूट फाइनली हट जाए या वो शांत दशमलव में हो या अशांत आवर्ती हो, तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या होगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब अगर वहीं अशांत दशमलव में हो लेकिन संख्या अनावर्ती हो, मतलब संख्या रिपीट नहीं कर रहा हो, जैसे 1.08 008 ... अब यहाँ पर संख्या क्या हुआ, रिपीट नहीं हुआ। 08 है तो फिर 08 ही आना चाहिए, संख्या रिपीट नहीं हुआ। या 0 को छोड़ दें तो 888 बार बार आना चाहिए। अगर इस तरह का अगर संख्या होता तो उसको हम लोग क्या कहते, आवर्ती कहते। लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, अनावर्ती है, या हम लोग लिख दें पाई। तो ये अगर संख्या अगर आया तो
या फिर संख्या रूट में रहे, रूट खत्म नहीं हो उसमें से, तो इसको हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। पाई अपरिमेय है, लेकिन वहीं पाई का वैल्यू लिखा जाता 22/7 या 3.14, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक बात आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है। अब किसी किसी के मन में विचार उठ रहा हो कि ये पाई जो है अपरिमेय है, फिर इसका वैल्यू रखे तो वो परिमेय कैसे हो गया? तो उसके लिए तो अभी एक्सप्लेन करने के लिए उतना समय मेरे पास नहीं है। हालांकि क्लास में जब बता रहे थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उसमें ये सब एक्सप्लेन करके सब बताएं, एक भी टर्म छोड़ते नहीं है, एक एक शब्द को समझाया जाता है। मैथ में कोई भी शब्द आया, कैसे आया, कहां से आया, ये सब समझाते हैं, या फिर साइंस में भी है तो उसमें भी पूरा समझाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर उतना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर जो हम लोग एग्जाम के दृष्टि से पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टि से नहीं रह पाएगा। तो अभी आप लोग इसको समझिए कि परिमेय अपरिमेय आप लोग समझ गए। अब इसमें 9 है, तो 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, कितना निकल जाएगा? 3। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 निकल जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो गया। 25 का वर्गमूल निकाले तो 5, ये परिमेय संख्या हो गया। यानी कि जिसमें से भी रूट खत्म हो गया वो कौन सा संख्या हो गया? परिमेय हो गया। लेकिन जिसमें से रूट खत्म नहीं हो उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो यहां पर देखिए 8 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा रूप से रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए यही कौन संख्या हो जाएगा? तो अपरिमेय होगा। यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि रूट 8 जो है वो कौन सा संख्या हो गया? तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बता रहे हैं, सब समझ में आ रहा होगा। अब केवल ABCD में टिक लगवाते तब तो बहुत कम समय में निपटा देते। जितना देर में हम बताए हैं, अगर उस तरह से अगर हम टाइपिंग करके अगर रखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन, और उसके बाद उसमें इसी तरह से टिक मारते रहें, तो हमको तो लग रहा है कि लगभग वहीं 15 या 20 मिनट लगेगा, 100 ऑब्जेक्टिव में टिक मार देंगे। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। और उसमें बहुत लोग हैं आंसर सामने में रख लेंगे, आंसर देखेंगे, इसका आंसर ये है, उसको टिक कर दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ है, बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। इसमें सब चैप्टर से सब टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके डालेंगे तो कुछ चैप्टर का इस पार्ट में होगा, कुछ का अगले पार्ट में होगा। मतलब जितना भी आपके एग्जाम में जितना भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है सभी का सभी रहेगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट रहेगा। आप लोग डेली का डेली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 7/2, ऑप्शन ए में दिया है 7/2, ऑप्शन बी में दिया है -7/2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7/3, और ऑप्शन डी में दे दिया है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कितना? तो -7/3। ऐसे अब इसमें हम लोग को बताना है शून्य क्या है। शून्य के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर कर देना होता है, शून्य का निकल जाता है। बहुपद दिया है 6x - 21, इसको हम लोग बराबर 0 कर दिए। अभी कुछ देर पहले ही आप लोग एक शून्य का क्वेश्चन आप लोग जाने हैं जो बराबर 0 करके बनाया गया था। ठीक है, तो 6x - 21 बराबर क्या दिया है? 0। हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 6x बराबर -21 को इधर बुला के ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला इधर जाता है तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर 21, अब प्लस में 6 है, नीचे आएगा, यहाँ पर गुना में 6 है प्लस में, तो ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? बटा में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही नहीं कि इसको हम लोग माइनस में भेज देंगे, ऐसा नहीं, ये गुना में है, भाग में आ गया। अब इसको 3 से हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कट गया और ये 7 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? x बराबर 7/2। तो वहीं जो x का वैल्यू आया वही शून्यक है, तो इसका आंसर 7/2 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? बराबर में 0 कर देते हैं और उसके बाद इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर चला आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 10x + 25। बहुपद x² -10x + 25, -10x + 25 का घात है, का घात है। ऑप्शन
ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 0, डी में दिया हुआ है 25। ठीक है, यही है। इसी में से हम लोग को घात इसका बताना है कि बहुपद का घात कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो आज वाला ही वीडियो देख रहे थे उसमें ऑब्जेक्टिव को जो एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं उससे क्या बेनिफिट हुआ कि एक क्वेश्चन इसी टाइप का पहले से हम एक्सप्लेन किए हुए थे। शून्यक निकालना था द्विघात बहुपद का, और उसमें एक्सप्लेन करके भी बताए थे कि हम लोग बहुपद का घात पहचानेंगे कैसे। अब देखिए उसको समझे तो फायदा क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्टिव आप समझे और आपसे ये वाला भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए ऐसा ही कि एक क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करने का सीख गए तो उससे रिलेटेड 4, 5, 10 क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लें। इसमें क्या बताए थे कि जो भी बहुपद में चर राशि आया होगा उसका अधिकतम घात जो होगा उसी को हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। तो इसमें चर राशि x² माइनस 10x और 25 में चर राशि कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसमें जो अधिकतम घात होगा उसी को हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। यहाँ x का घात कितना है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1, इसमें अधिक घात कितना है 2 है, तो यानी कि इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात होगा 2, तो आंसर कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि इसका घात कितना हो गया, तो इसका घात 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि a और 18 का लॉसा 36 है, यदि a और 18 का लॉसा 36 है, ठीक है, a और 18 का लॉसा 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है, तथा a और 18 का मौसा 2 है। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1। कभी कभार क्या हो रहा है कि ये जो माइक कनेक्ट किए हुए हैं तो उस पर कभी कभी पैर पड़ जा रहा है, और पैर पड़ने से कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए वीडियो जो है धुंधला हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर क्या है कि यदि a और 18 का लौसा दिया है 36 तथा a और 18 का मौसा दिया है 2, तो a का मान हम लोग को बताना है क्या होगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ऐसे पढ़े हैं ना, मतलब लौसा गुना मौसा। तो यहां पर एक संख्या जो है इसका a दिया हुआ है और दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया है। LCM कितना दिया है, तो लौसा इसका दे दिया है 36, और HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है 2। हम लोग को मान निकालना है a का, तो है गुना वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, इधर भाग में। यानी कि पहले से इधर, मतलब जैसे a बराबर हम लोग को निकालना है, पहले से इधर कितना है 36 गुना 2 है। अब ये 18 जो गुना में था, 18 कहाँ चला जाएगा, तो भाग में। 18 से 36 को काटेंगे, 2 बार में कट गया, और a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया 4। यानी कि इसका आंसर कौन होगा, तो b होगा। यानी कि इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग अगले क्वेश्चन को समझिए और घबराइएगा नहीं, इसमें पार्ट पार्ट कर करके वीडियो डाल दिया जाएगा। एक ही बार में बहुत लंबा होगा, अपलोड करने में भी परेशानी होगा, तो आप लोग में इसमें पार्ट पार्ट में वीडियो रहेगा, रोज रोज का वीडियो डाल देंगे, आप लोग रोज उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सामने है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन यहां दिया हुआ है x² + 5 √x + 3 = 7। फिर लिखा हुआ है x - 1 का होल क्यूब = x²। फिर आगे लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x + 1, और डी में लिखा है x + 1 का होल क्यूब बराबर 9। ऐसे कुछ
क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग को इसमें द्विघात समीकरण चुनना है कि द्विघात समीकरण है कौन। तो द्विघात समीकरण के लिए आपको पता है कि जो चर राशि प्रयोग किया गया है जैसे कि x, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो वही हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। यहां देखिए होल क्यूब है पहले से, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर अब यहां देखिए आगे फिर कि यहां पर भी होल क्यूब है x का, ये भी क्या होगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का पावर 3 चलाएगा। अब यहां देखिए यहां पर क्या है कि अगर 7 इधर हम लोग रहने दें और 3 प्लस में से उठाकर लाएं इधर, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इस एक्स स्क्वायर को भी हम लोग अगर इधर लाए तो किस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 गुना वाला को हम लोग कहाँ ला दिए, भाग में, और इसमें से रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अगर करेंगे कभी तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें इसका भी पावर जो है अधिकतम वो एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा है, मतलब एक्स का पावर 2 नहीं रह रहा है, इसमें भी एक्स का पावर 3 हो जा रहा है, इसमें एक्स का पावर 4 हो जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। बच गया कौन, सी, यही आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे भी हम लोग x का अगर होल स्क्वायर कर रहे थे, x+1 का होल स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर ही होता, जो x का सबसे ज्यादा पावर कितना हो रहा था, 2 हो रहा था। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा सी। यहां तक आप लोग बात को समझ लिए, तो हम लोग इतना ही पर इस पार्ट के वीडियो को खत्म कर रहे हैं। फिर हम लोग अगले पार्ट में जहां तक बताए हैं, जो टाइप बताए हैं उससे आगे का टाइप बताएंगे, और लगभग प्रत्येक चैप्टर को हम लोग टच करेंगे। इसमें जो हम लोग अभी वीडियो डालेंगे उसमें प्रत्येक चैप्टर को टच किया जाएगा। जैसे क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन है, प्रायिकता का भी क्वेश्चन है, हर चीज का क्वेश्चन आएगा आपका बनाने के लिए, हर टॉपिक का क्वेश्चन इसमें रहेगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें घबराइएगा नहीं। त्रिकोणमिति से भी हम लोग क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं, लेकिन जितना एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं उतना एक्सप्लेन करके अगर प्रत्येक चैप्टर के लिए अगर समझाएंगे तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगले पार्ट में मिलेंगे, जो टाइप बाकी रह गया है तो फिर उसके लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे।